करते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज मुंगेली और बेमेतरा को सौगात देने वाले हैं। मुंगेली और बेमेतरा को सीएम 449 करोड़ की सौगात देंगे। बता दें कि 396 विकास कार्यों का सीएम भूपेश बघेल आज लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और आज वर्चुअल माध्यम से सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो मुंगेली और बेमेतरा को आज सीएम भूपेश बघेल सौगात देने जा रहे हैं। बता दें 396 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज सीएम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दमथरी जिले को 270 करोड़ रुपए के 271 विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम बघेल भावुक हो गए। दरअसल एक महिला पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर सीएम बघेल का आभार जता रही थी। इसी दौरान वह फूट फूट कर रो पड़ी। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम बघेल ने स्कूली छात्रों, सब्जी विक्रेता, गोधन न्याय, वर्मी कंपोस्ट निर्माण समूह के अलावा राज्य शासन की संचालित योजनाओं से लाभार्थियों से वर्चुअल चर्चा की थी। परिवार सुखी है, ये बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छा सर, आपकी जो कृपा है सर हमारे जिलाधिकारी मैडम को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक विभाग को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे 3-6-2021 को मैं वहाँ रहा। 70-72 करोड़ रुपया का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ और हमारे मुख्यमंत्री ने जो इंग्लिश स्कूल के बच्चे लोगों को रूबरू हुआ, जो कोरोना में जिसका परिवार खत्म हुआ है, जो गोठान में काम करने वाले से बात हुआ, जो सब्जी बेचने वाले से बात हुआ। आज राजनांदगांव जिला और धमतरी जिला का 800 करोड़ के लगभग भूमि पूजन हुआ है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने वाले बयान के बाद अब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बयान दिया। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि प्रदेश में कई कांग्रेसी बीजेपी में आने को तैयार हैं। जैसे सिंधिया जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, इसलिए बीजेपी नेता बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में भगदड़ मची हुई है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में आए, अब जतिन प्रसाद आए। पायलट कब बीजेपी में आ जाएंगे इसको कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता है 17 तारीख के बाद हमको छत्तीसगढ़ में भी बड़ा घटनाक्रम होगा, उसका इंतजार करना चाहिए। देखिए, हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। आज भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस सरकार की नीतियां, योजनाएं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए उनका सब प्रभारी छत्तीसगढ़ में आके डॉक्टर रमन सिंह को ये सलाह देते हैं, संगठन को ये सलाह देते हैं। मैं जो कैंपेन चलाया था उससे बहुत ज़्यादा नाराज है हाई कमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से छत्तीसगढ़ से, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उल-सुलूल बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार 17 जून को 2.5 साल पूरे करने वाली है। भूपेश बघेल के 2.5 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर अब बीजेपी ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी हर मंडल में जाएगी और 17 जून तक लगातार सरकार की नाकामी जनता को बताएगी। बघेल सरकार के 2.5 साल हो गए हैं, सवाल तो पूछे जाएंगे। रमन सिंह ने 2 साल का बोनस, बेरोजगारों को भत्ता और शराबबंदी को लेकर सवाल पूछे। सवाल तो पूछे जाएंगे नवयुवकों के द्वारा। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, उसका सवाल होगा, क्योंकि आपने वादा किया था, आपने गीता और गंगा जल हाथ में लेकर कहा था मैं शराबबंदी करूंगा। सवाल तो पूछे जाएंगे।
और जवाब तो देना पड़ेगा भूपेश सरकार को। सवाल बच्चा बच्चा महिला पूछेगी, सवाल युवा पहुंचेगा, सवाल वो बुजुर्ग पूछेगा कि मेरे बेरोजगारी वृद्धावस्था पेंशन 1500 करने की बात और वादा आपने किया था। सवाल तो पूछे जाएंगे, 2 साल का बोनस कहाँ गया? ये जवाब भूपेश को देना पड़ेगा, भूपेश सरकार को। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने महासमुंद में 6 लोगों की मौत को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा और शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर भूपेश सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो परिवार बच जाता। इस विश्वासघात के लिए माताएं बहनें राज्य सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में आदिवासियों से तेंदूपत्ता खरीदने को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने तेंदूपत्ता के दाम बढ़ाने का दावा किया, लेकिन असल में तेंदूपत्ता की खरीदी नहीं हो रही है, जिससे सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर सक्रिय तस्कर तेंदूपत्ता की अवैध तस्करी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री के आरोपों पर सांसद दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय जिस तेंदूपत्ता का दाम 2500 रुपए था, भूपेश सरकार उसे 4000 रुपए में खरीद रही है। हमारे आदिवासी भाई अपने जान को जोखिम में डाल करके, जब कोरोना की इस बीमारी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हमारे आदिवासी भाई ने तेंदूपत्ता संग्रहण का काम किया। लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो इस सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, नकार दिया। आज हमारे आदिवासी भाई उस तेंदूपत्ता को जलाने के लिए या फिर खाद बनाने के लिए विवश हो गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्कर सक्रिय हैं, औने पौने दाम पर डालते हैं, तेंदूपत्ता की खरीदी करके अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। उनकी सरकार में 2500 रुपए दे रही थी और हमारी कांग्रेस की सरकार में 4000 रुपए मिल रहा है। और शायद उन्हें पता नहीं है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना काल में, जहां अंदरूनी क्षेत्रों में वहां के लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए नगद भुगतान की व्यवस्था की है और हमारे विधायक जाके नगद भुगतान कर रहे हैं। अगर केदार कश्यप को जाना है, देखना है, तो निश्चित रूप से हमारे विधायकों को जाके देखना चाहिए कि कैसे भुगतान हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से खबर, जहां युवा कांग्रेस ने सेल चेयरमैन का विरोध किया। बता दें, युवा कांग्रेस ने सड़कों पर ही ज्ञापन लिख दिया और अपना विरोध जताया। बताया जा रहा है कि टाउनशिप में गंदे पानी की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते ज्ञापन को सड़क पर ही लिखा गया। युवा कांग्रेस ने बीएसपी प्रबंधन से सेल चेयरमैन से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिला, जिसके चलते सेल चेयरमैन का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस ने इस तरह से प्रदर्शन किया। बता दें, गंदे पानी की वजह से पिछले 2 महीने से शहरवासी परेशान हैं। वहीं बीएसपी की 50 साल से ज्यादा पुरानी पेयजल पाइपलाइन को बदलने की मांग की जा रही है। भिलाई के टाउनशिप एरिया में गंदा पानी आ रहा है। बार बार बीएसपी प्रबंधन को बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप पानी में सुधार कीजिए, स्वच्छ पानी दीजिए। आज सेल चेयरमैन का आगमन भिलाई पर हो रहा है। बहुत प्रयास किया हमने उनसे समय मांगकर कि हमें अपनी बात रखने का और उनको अवगत कराने का कि भिलाई में क्या स्थिति है वो जानिए, लेकिन अब तक भिलाई प्रबंधन या उनके किसी भी अधिकारी द्वारा कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि आप इतने समय आकर मुलाकात करके अपनी बात रख सकते हैं। वहीं दुर्ग में सेल चेयरमैन के साथ बैठक को अब यूनियन नेता राजी हो गए हैं। बीएसपी प्रबंधन ने यूनियन नेताओं से चर्चा कर बैठक के लिए उन्हें मना लिया है। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे सेल चेयरमैन के साथ ये बैठक होगी। वहीं सेल चेयरमैन सोमा मंडल के सामने यूनियन नेता अपनी मांगे रखेंगे। तो गुरुवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन ने बैठक के बहिष्कार कर लिया था और ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अब यूनियन के नेताओं को मना लिया गया है और चेयरमैन के साथ उनकी बैठक होगी। दोपहर करीब 2 बजे ये बैठक होगी। राजधानी रायपुर से खबर, जहां शाम 7 बजे तक अब दुकानें खुल सकेंगी। शहर की चौपाटियों पर अब भी बंद रहेंगी। बता दें, संडे लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शहर में सभी दुकानें खुलेंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार खुल सकेंगी। साथ ही फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम भी खुल सकेंगी। क्लब और शराब की दुकानें खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं सभी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे और ये अनिवार्य किया गया है। तो नई गाइडलाइन कलेक्टर ने जारी की है, जिसमें राजधानी में शाम 7 बजे तक अब दुकानें खुल सकेंगी। वहीं राजधानी रायपुर में अब सभी सरकारी दफ्तर अनलॉक होने जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से सभी कर्मचारियों के साथ ये सरकारी कार्यालय खुलेंगे। बता दें, आम लोगों की आवाजाही पर भी लगी सभी प्रकार की रोक को भी हटा दिया गया है। सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह उपस्थित हो सकेंगे। बता दें, कोरोना की वजह से एक लंबे समय से सभी कार्यालय बंद थे, जिन्हें अब सोमवार से खोला जाएगा। इधर दुर्ग से कोरोना संक्रमण पर एक राहत की खबर है। जिले में 10 महीने बाद एक दिन में सबसे कम केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना के नए संक्रमित 10 आए हैं और पिछले 10 महीने बाद एक दिन में सबसे कम केसेस दुर्ग से सामने आए हैं। तो कोरोना से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। बता दें, जिले में 10 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। तो आपको बता दें, एक समय था जब दुर्ग कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन एक अच्छी खबर दुर्गवासियों के लिए है कि जिले में 10 महीने बाद एक दिन में सबसे कम यानी 10 नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया। वहीं कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए भूपेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान काफी हद तक सफल होता नजर आ रहा है। जहां सुकमा और दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुकमा में 2 लाख के इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। तो वहीं दंतेवाड़ा में भी 5 जन मिलिशिया सदस्यों ने जनपितुरी सप्ताह के दौरान सरेंडर किया। आपको बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 368 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 12 हाथियों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला सूरजपुर से है, जहां एक नर दंतैल हाथी का सड़ा गला शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये शव 10 से 12 दिन पुराना है। वहीं वन विभाग की टीम का कहना है कि अंदरूनी क्षेत्र होने के चलते उनको सूचना नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा बीट का ये मामला है, जहां 10 से 12 दिन पहले मरे हुए हाथी का शव बरामद हुआ। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में 12 हाथियों की मौत हो चुकी है और अब सूरजपुर में एक और नर दंतैल हाथी का शव बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में एसी वाले कमरों में गद्दीदार कुर्सी पर बैठे अधिकारियों की गर्दन पर एसीबी की तलवार लटकी है। बलौदाबाजार, कवर्धा और बलरामपुर के रिश्वतखोर अधिकारियों को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बलौदाबाजार में ग्राम पंचायत जमगहन सचिव की शिकायत पर एसीबी ने छापामार कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सीईओ को 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। वहीं कवर्धा में 11,000 की रिश्वत लेते पटवारी गजेंद्र चंद्रवंशी को रंगे हाथों पकड़ा गया। लोहारा के हल्का नंबर 23 में पदस्थ पटवारी गजेंद्र ने ऋण पुस्तिका प्रमाणीकरण के नाम पर रिश्वत मांगी थी। तो वहीं बलरामपुर में भी एसीबी ने पटवारी अमित गुप्ता को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने नक्शा और नामांतरण के लिए 1,20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 80,000 रुपए वो पहले ही ले चुका था। अब एक दिन में एसीबी की 3 कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के सरकारी महकमे में हड़कंप का माहौल बन गया है। दुर्ग के भिलाई में गंदे पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पिछले 2 महीने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। समस्या का हल तो हुआ, लेकिन सियासत चालू हो गई। लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर लोगों को पीने के लिए साफ पानी कब मिलेगा।
भिलाई टाउनशिप में रहने वाले लोग पिछले 2 महीने से साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। कई शिकायतों, आवेदन और दावों के बीच 2 महीने बीत गए, लेकिन गंदा पानी साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। साफ पानी सप्लाई की जिम्मेदारी बीएसपी की है और बीएसपी का दावा है कि अभी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो सारे मानकों पर खरा है और एकदम शुद्ध है। ये पानी आया प्रॉब्लम तो हम एलम डोज पहले बढ़ा के कोशिश की। हमें लगा कि जैसे पहले आता है गंदगी होगी तो गंदगी सेटल हो जाएगी, तो हमने एलम का डोज बढ़ाया। बट एलम से ये सॉल्व नहीं हुआ। तब हमने किस केमिकल कंपनी नाल्को से सलाह लिया, नाल्को को बुलाया, नाल्को का रिप्रेजेंटेटिव आए और इन्होंने 4-5 दिन तक हेक्टिक जार टेस्ट किया और तब इन्होंने बताया कि इस पानी में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं है, वो ऑर्गेनिक इमल्सिफाइड ऑर्गेनिक का कलर है, जिसके लिए ये एलम से दूर नहीं होगा। फिर इन्होंने केमिकल सजेस्ट किया और उस केमिकल की डोजिंग हमने चालू किया और उस केमिकल की डोजिंग के साथ जब हम केमिकल डोजिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी में हमने प्रोक्योर किया और वो पानी बिल्कुल साफ है। अभी तक हम जो भी पानी सप्लाई कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, हम जो बना रहे हैं पानी, यही पानी प्लांट में भी यूज होता है, यही पानी टाउन सर्विसेज में भी यूज होता है। सवाल यही है कि जब पानी सारे मानकों पर सही है तो गंदा क्यों आ रहा है। समस्या बनी हुई है और अब ये सियासत का मुद्दा बन गई है। बीजेपी से जुड़ी श्री राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और विधायक पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट केंद्र सरकार के अधीन है तो कांग्रेस इसके लिए बीएसपी को लापरवाह बता रही है और व्यवस्था में सुधार न होने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जा रही है। भिलाई की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। ये पहली बार पूरे भिलाई के इतिहास में हुआ है कि भिलाई के लोगों को पानी के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। यहाँ के बीएसपी प्रबंधन और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो निरंतर लोगों को झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो इस बात को बार बार लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं कि 1 हफ्ते में पानी सुधर जाएगा, 2 हफ्ते में सुधर जाएगा। पिछले 2.5 महीने से लगातार बीएसपी प्रबंधन के साथ चर्चा कर पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीएसपी प्रबंधन का जो रवैया रहा है उससे पूरे भिलाई वासियों को तकलीफ हो रही है। और इसी संबंध में मैं दिल्ली से चेयरमैन से भी मैंने मुलाकात की और बीएसपी प्रबंधन पानी की व्यवस्था को नहीं सुधारता तो उनके ऊपर हम जो भी न्याय संगत कार्रवाई है, भले एफआईआर करने की बात रहेगी तो हम जिला प्रशासन से कहेंगे उनके ऊपर एफआईआर करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है साफ पानी लोगों को मुहैया करवाना और वो उनको करना पड़ेगा। पानी का रंग जितना मटमैला है, सियासत का रंग भी उतना ही चढ़ा हुआ है। बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो कांग्रेस स्टॉल लगाकर लोगों को फिल्टर पानी उपलब्ध करा रही है और कहा यही जा रहा है कि पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारा बीएसपी का फिल्टर प्लांट है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल पुराना है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा सुधारने की आवश्यकता है, उसको रेनोवेट करने की आवश्यकता है और ये पानी 2.5 महीने से लगातार गंदा पानी आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये दोगली राजनीति करना छोड़ दे भाजपा के लोग। अपनी बी टीम को आगे लाके इन लोग जो तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं, कम से कम पानी के मामले में ये न करें। समस्या और सियासत दोनों जारी है, लेकिन इन सब के बीच मुसीबत उस आम आदमी की है जिसे इंतजार है साफ पानी का। अनुभूति भाकरे ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। इधर अंबिकापुर में बने सरकारी क्लर्क क्वार्टर देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। आलम यह है कि सरकारी क्वार्टर में रह रहे लोग डर के साए में रहने के लिए मजबूर हैं। घर की दीवारों में दरार है, कई दीवार धाराशाही भी हो चुकी हैं। भय के साए में जी रहे लोग अपने खर्चे पर ही क्वार्टर की मरम्मत करवा रहे हैं। दरअसल घड़ी चौक स्थित दर्जनों की संख्या में सरकारी आवास, जिसे क्लर्क क्वार्टर कहा जाता है, इसमें कई विभागों के कर्मचारी करीब 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन इसकी देखरेख समय से नहीं हो रही है और इसका खामियाजा क्वार्टर में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घर में बहुत चूह रहा है, सीट है, बरसात में बहुत चूहती है और दीवारों में दरारें आ रहा है और हम लोग को पीछे बाउंड्री वाल गिर चुकी है कि भाई छत में हम लोग बिस्तर में हम लोग के ऊपर ना पानी गिरे, यही डर लगता है कभी छत ना गिर जाए, ऐसे लगता है। तो भाई पूरा कॉलोनी में पूरा ये करें, रिपेयरिंग करें अच्छे से। इतने अत्यधिक जर्जर हो गए हैं कि वहाँ के रहने वाले कर्मचारी और जो भी निम्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारी हैं
बहुत परेशान होते हैं। उनके द्वारा स्वयं राशि लगा के रहने लायक बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी स्थिति खराब है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और किसी भी कर्मचारियों को जान माल का नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, नगर निगम भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ा हादसा हो तभी हम इसमें कार्रवाई करें। इधर कोरबा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यूं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही इस प्रोजेक्ट पर भारी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून आ चुका है, अधूरी सड़कें अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनना शुरू हो गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जर्जर, पथरीला, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। कोरबा जिले में बालको से बेला और मुड़धोवा जाना हो तो यही एक रास्ता है, लेकिन रास्ता अपनी बदहाली पर रो रहा है। 5 महीने पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस रास्ते को सुधारने का काम शुरू हुआ। रास्ते को उखाड़कर गिट्टी डंप कर दी गई। 1 माह बाद काम ठप हो गया। बारिश शुरू हो चुकी है और अब यही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कहाँ बढ़िया है, ये तो सब खोड़ खाड़ के बिगाड़ दही से। अब आए जाए बार परेशान हो थे, पानी आते तो हाँ जाए कि नहीं सका है। बालकोटी बार 1.5-2 महीना हो गया इसे, जब ले चालू करे है उखाड़ दही से और थोड़ा आधा गिट्टी बिसार दही से। जब पानी आते तो गाड़ी में कुछ बालको जावे सुई पानी और कुछ भी काम गाड़ी लड़बिड़ा गिरत मारत आते। कोरबा जिले में कई प्रोजेक्ट पर काम एक साथ शुरू हुआ। करतला और तानाखार इलाके की सड़कें बन चुकी हैं, जबकि बालकों को अब भी सड़कों के पूरा होने का इंतजार है। अधिकारी काम शुरू करने और जल्द पूरा करने की बात कहते हैं, लेकिन बारिश में काम कैसे होगा ये वो भी जानते हैं। हमारे यहाँ इस जिले में वर्ष 2020 में करीब 15 सड़कों का स्वीकृति प्राप्त हुआ और 2021 में 10 सड़कों का। इस प्रकार 25 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, इसमें हम 9 सड़क पूर्ण कर चुके हैं और शेष सड़कें जो है जिनका भी जस्ट फरवरी में वर्क ऑर्डर हुआ था तो लॉकडाउन के चलते अभी स्टार्ट हो रहे थे। इसमें कर रहे हैं क्या एक्चुअल में अभी वर्क चल ही रहा है वो, और मेरे ख्याल से अभी अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। कोरबा जिले में पिछले 3 दिन से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कीचड़ भरे रास्तों पर अब सड़क बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन अधिकारियों के तर्क और कीचड़ के बीच लोग फंसे हैं। इंतजार है एक अदद पक्की सड़क का। सड़क की बदहाली आप देख सकते हैं। ये पिछले 5 महीने पहले यहाँ पर PMGSY के तहत ये सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन 5 महीना बीतने के बाद भी सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया है। काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सड़क बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद फिर ना तो डामरीकरण किया गया और ना ही इसको व्यवस्थित ढंग से सड़क का निर्माण किया गया, जिसके चलते आए दिन ये सड़क में लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। और ग्रामीण भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर बालको जाना पड़ता है हर किसी काम के लिए। तो बालको जाने में ही इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन ना सरपंच का इस ओर ध्यान है और ना ही प्रशासनिक अफसरों का। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक काम है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के लिए समस्या का सबब बन गया है। सहयोगी रामेश्वर साहू के साथ लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज़, कोरबा। इधर मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल में मिली बाघिन की हालत अब खतरे से बाहर है। इसी के साथ इलाके के ग्रामीण अंचल में बाघ देखे जाने की बात पर भी विराम लग गया। दरअसल ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के घायल होने की सूचना दी थी। उसके बाद डॉक्टरों की टीम के साथ वन अमले ने वहां पहुंचकर घायल बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया और केज में डालकर इलाज के लिए बिलासपुर के कानन पेंडारी जू लेकर गए। कानन पेंडारी के DFO कुमार निशांत के मुताबिक डॉक्टरों और वन विभाग की टीम लगातार बाघिन के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। और जिस हालत में हमें ये बाघिन मिली है, उससे यह अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है कि बाघिन जो है इसके पास कोई श्रावक नहीं है। ये जो है हो सकता है, संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि आसपास की जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से भी ये बाघिन आई हुई है, क्योंकि अभी जितने रिकॉर्ड जो वहाँ पे है अपने अचानक मार टाइगर रिजर्व में है, उस रिकॉर्ड के अनुसार ये बाघिन अभी नहीं प्रतीत हो रही है। तो हो सकता है कि जो अपने वाइल्ड कॉरिडोर है
उससे होते हुए या तो ये बांधवगढ़ से आई होगी या तो कान्हा से आई होगी, ऐसी संभावना